Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 15th December 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about India-UK relations potential, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So देखते हैं इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है. देखिए, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ क्या कि यूके का इन्फ्लुएंस पूरे दुनिया भर में डिक्लाइन होने लगा. ये तो आप सब जानते हैं. उसके पहले आधी से ज़्यादा दुनिया में यूके रूल करता था, इंक्लूडिंग इंडिया. सो माना जाता है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 द वर्ल्ड सॉ अ फेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम पैक्स ब्रिटानिका टू पैक्स अमेरिकाना. इसका सरल सा मतलब है कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले पूरे दुनिया भर में ब्रिटेन का डोमिनेंस था, हेजेमनी थी, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद धीरे धीरे ब्रिटेन की हेजेमनी ख़त्म हो गई एंड वर्ल्ड सॉ अ न्यू हेजेमन या न्यू डोमिनेंट प्लेयर इन द फॉर्म ऑफ अमेरिका. और इसकी डोमिनेंस कन्वर्टेड इनटू हेजेमनी पोस्ट 1991 आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. तो सीधी सी बात है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस कम होने लगा, और जैसे जैसे ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस पूरे दुनिया भर के पॉलिटिक्स पे कम होने लगा, धीरे धीरे इंडिया ने भी अपना फोकस ब्रिटेन से शिफ्ट कर लिया टू अदर राइजिंग पावर्स लाइक यूएस एंड यूएसएसआर. और एक टाइम तो ऐसा था जब हमारे प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल साहब ने कहा था कि ब्रिटेन इज़ अ थर्ड रेट पावर. तो मतलब ब्रिटेन इज़ नो लॉन्गर सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया एज फार इट्स फॉरेन पॉलिसी इज़ कंसर्न्ड. लेकिन ये आर्टिकल लिखा है सी राजा मोहन साहब ने. सी राजा मोहन आपको पता है कि बहुत ही वेल नोन कॉलमनिस्ट हैं एज फार एज इंटरनेशनल रिलेशंस के जो भी एडिटोरियल्स होते हैं. तो सी राजा मोहन साहब के आर्गूमेंट्स आप अपने एग्जाम में इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर्स में ज़रूर कोट कर सकते हैं. तो सी राजा मोहन साहब लिखते हैं कि इंडिया नीड्स टू रीओरिएंट इट्स फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग यूके. तो हमें अब यूके के को लेकर के जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको चेंज करना होगा, रिवाइव करना होगा. तो एक बार जरा इस आर्टिकल की मदद से इंडिया और यूके के रिलेशंस राइट सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक देखते हैं. तो जैसे ही देखिए, ऑफ कोर्स अर्ली फेज में अगर इंडिया यूके के रिलेशंस देखे जाए तो वी हैड ए बिटर रिलेशंस बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूके. वी वर द कॉलोनीज एंड कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटेन colonial master. लेकिन despite having this colonial relations, after independence we planned to maintain a cordial relation with Britain. हमने फैसला लिया कि हम ब्रिटेन के साथ एक अच्छा संबंध मेंटेन करेंगे ताकि फ्यूचर में, सिंस ब्रिटेन वाज अ पावरफुल कंट्री, सो फ्यूचर में हम पास्ट के कारण अपने फ्यूचर रिलेशंस को हैम्पर नहीं करेंगे और ब्रिटेन के साथ एक अच्छा संबंध मेंटेन करेंगे ताकि फ्यूचर में इंडिया को कुछ फ़ायदा हो सके ब्रिटेन से. और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ इंडिया ने अपनी जो फॉरेन रिलेशंस हैं ब्रिटेन के साथ वो अच्छे बनाए रखे. इनफैक्ट इंडिया डिसाइडेड टू ज्वाइन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ऑल्सो इन ऑर्डर टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर इन इंडिया ब्रिटेन रिलेशंस. देखिए, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया के लगभग 53 कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर हैं. ये जो तमाम देश जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मेंबर हैं, दे वेयर फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन. मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया के जितने भी कॉलोनीज थे ब्रिटेन के सब कॉमनवेल्थ नेशंस के हिस्सा हैं. बहुत सारे देशों ने फैसला लिया कि वंस दे गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन दे डिसाइडेड टू रिमेन आउट ऑफ this Commonwealth organization also, because this Commonwealth organization is a symbol that we were once colony, we were once colonized by Britain. लेकिन इंडिया ने फिर भी फैसला लिया कि वी विल रिमेन अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस विच इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच वर वंस कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, सो दैट on this platform we can have a good interaction with Britain and we could utilize Britain's influence across the world for India's benefit. और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ इंडिया डिसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस. ऑफ कोर्स कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडिया किसी भी तरीके से गुलामी है या ब्रिटेन का कोई सुपीरियर कोई भी पोजीशन है. कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर का हमारा वहाँ पे रोल है और हमारा स्टेचर है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में. सो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में क्वीन एलिजाबेथ ऑफ कोर्स जो ब्रिटेन की महारानी है, सी इज़ हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, बट ये पोजीशन सिर्फ सिंबॉलिक है. अदरवाइज वी हैव अ फ्री एंड इक्वल रिलेशंस एट दिस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन. ये तमाम देश जो हैं वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मेंबर हैं. दे वेर अर्लियर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन. मुद्दा ये है कि हमने आज़ादी के बाद ब्रिटेन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का फैसला लिया,
लेकिन धीरे धीरे 1970s ऑनवर्ड हमारे और यूके के रिलेशन धीरे धीरे ख़राब होने लगे, और इसके पीछे कारण हो सकता है यूके का प्रो पाकिस्तान अप्रोच। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यूके जो है वो 1970s ऑनवर्ड्स इट बिकेम मोर एंड मोर सिंपैथेटिक टू पाकिस्तान्स कंसर्न। UK took anti-India stand on Kashmir issue. It supported more on this issue पाकिस्तान। उसके अलावा UK का implicit support मिलता रहा है पाकिस्तान को on अफगानिस्तान पॉलिसी ऑल्सो। अफगानिस्तान में भी UK का हमेशा से ये ओपिनियन रहा है कि पाकिस्तान हैज़ मोर इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले, एंड दैट हैज़ लेड टू राइज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबानी ग्रुप है और उसके कई सारे जो सब फैक्शंस हैं जो पश्तून ट्राइब के, वो लोग जो हैं दे इंगेज इन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर टेररिज्म, और उसको दैट हैपेंड विथ हेल्प ऑफ पाकिस्तान, जिसमें यूके ने इम्प्लिसिट सपोर्ट किया पाकिस्तान को। तो अफ़गानिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस की बात हो या कश्मीर मुद्दे पे हो, यूके सपोर्टेड पाकिस्तान। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, वाई यूके स्लोली गॉट डाइवर्टेड टूवर्ड्स और इन फेवर ऑफ पाकिस्तान? उसके पीछे हो सकता है कि कारण हो, दो नो कंट्री विल ओपनली से कि वाई इट गॉट इन्फ्लुएंस्ड मोर टूवर्ड्स अनदर पर्टिकुलर कंट्री, बट द रीजन माइट बी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा इन ब्रिटेन्स पॉलिटिक्स। अगर आप पाकिस्तानी मूल के लोगों को देखें तो बहुत सारे पाकिस्तानी मूल के लोग जो हैं वो ब्रिटेन के अंदर रह रहे हैं, एंड दे आर होल्डिंग वेरी सिग्निफिकेंट पोजिशंस इन डिफरेंट पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटेन्स पॉलिटिकल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो लंदन के मेयर हैं सादिक खान, ये कई सालों से मेयर हैं, और ही इज़ सादिक खान, ही इज़ अ पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ओरिजिन एंड ही इज़ लंदन्स मेयर। वहाँ में मेयर की बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है लंदन मेयर की, और वो एक पाकिस्तानी ओरिजिन के इंसान है सादिक खान। तो ये तो बस मैंने एक एग्जाम्पल दिया। मुद्दा ये है कि जो मिडिल वाला फेज था 1970s ऑनवर्ड, उसमें हमने देखा कि ब्रिटेन बिकेम मोर एंड मोर प्रो पाकिस्तान। उसके पीछे कारण हो सकता है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा इन ब्रिटेन्स पॉलिटिक्स, और नेचुरली इस कारण से इंडिया और यूके के रिलेशंस थोड़े थोड़े ख़राब होने लगे। लेकिन अगेन अगर मौजूदा हालात देखे जाए तो अगेन इंडिया वांट्स टू रिवाइव इट्स टाइज विथ ब्रिटेन। हम नेचुरली चाहते हैं कि ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध सुधरें, और उसके पीछे कई सारे कारण हैं। इकोनॉमिक रीजन है, ब्रिटेन इज़ वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। उम्मीद है कि अगले साल तक इंडिया विल सरपास ब्रिटेन, लेकिन अभी तो ब्रिटेन इज़ वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। लंदन इज़ मेजर फाइनेंशियल हब ऑफ द वर्ल्ड। तो इस कारण से हमें उम्मीद है, हम चाहते हैं कि ब्रिटेन के साथ हमारे रिलेशंस इम्प्रूव हों, क्योंकि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिले। टेक्नोलॉजी वाइज अगर बात की जाए तो ब्रिटेन इज़ हाईली डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी। अगर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिश की हुई रिपोर्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट की मानी जाए तो ब्रिटेन इज़ 4th मोस्ट इनोवेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड, जबकि इंडिया की रैंक है 46। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश करता है, उसमें आप देखिए ब्रिटेन इतना बेहतर जगह पे प्लेस्ड है। मतलब ब्रिटेन के यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे सुपीरियर टेक्नोलॉजी के लिए ब्रिटेन जाना जाता है, जिसका फ़ायदा इंडिया को मिल सकता है। एजुकेशन की बात की जाए तो अगेन यू नो ब्रिटेन इज़ नोन फॉर इट्स रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ लाइक ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। इनफैक्ट माना जाता है कि ब्रिटेन क्रिएट्स अ गोल्डन ट्राइंगल ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। लंदन सिटी इज़ नोन फॉर इट्स साइंटिफिक establishments, and Oxford and Cambridge जो यूनिवर्सिटीज हैं टुगेदर दिस इज़ नोन एज गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ब्रिटेन एज फार एज साइंस एंड इनोवेशन इज कंसर्न। तो इसका फ़ायदा इंडिया को मिल सकता है। उसके अलावा अभी भी देखिए, भले दुनिया में ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस कम हो गया हो, लेकिन ब्रिटेन आज भी डिप्लोमेटिकली एक सुपीरियर कंट्री है। दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे ब्रिटेन के छोटे छोटे फॉरेन टेरिटरीज़ हैं इन द फॉर्म ऑफ आइलैंड्स। अगर अकेले आप बात करें तो इंडियन ओशन में ब्रिटेन के 58 आइलैंड्स हैं इन द इंडियन ओशन अलोन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की नेवी या ओवरऑल ब्रिटेन की जो डिप्लोमेसी है वो आज भी स्ट्रांग है, और जिससे अगर ब्रिटेन के साथ अच्छे संबंध हम बनाए रखते हैं तो इंडिया को नेचुरली फ़ायदा होगा। साइबर सिक्योरिटी में ब्रिटेन इज अगेन वेल प्लेस्ड। ब्रिटेन की रैंक 3rd है just after China and US in World Cyber Power Index which is published by Harvard University's Belfer Center in 2020। तो इन तमाम मामलों में यूके काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग देश है, जिस कारण से उसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। यूके एक यूएनएससी का P5 कंट्री है, परमानेंट मेंबर है, जिसका फ़ायदा इंडिया को मिल सकता है। तो इन तमाम कारणों से
इंडिया वॉन्ट्स टू डेवलप और रिवाइव इट्स टाइज विथ यूके। लेकिन इंडिया कई सालों से कोशिश कर रहा है कि यूके के साथ हम अपने संबंध सुधारें, लेकिन अभी तक कोई बहुत ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू अभी तक हमें मिला नहीं है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि ब्रिटेन विल ऑल्सो रेसिप्रोकेट टू इंडियाज जेस्चर। कई सालों से हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उम्मीद है कि ब्रिटेन भी इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। उसके पीछे दो मेन कारण है। पहला है ब्रेक्सिट। देखिए, ब्रेक्सिट, आई होप यू अंडरस्टैंड, it is pull out of Britain from European Union which is a kind of political and economic union। तो ब्रेक्सिट से पुल आउट करने के बाद अब ब्रिटेन विल लुक फॉर अ न्यू पार्टनर इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द लॉस विच इट हैज़ टू फेस बिकॉज ऑफ इट्स पुल आउट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन इज लुकिंग फॉर न्यू पार्टनर, और वो एक न्यू पार्टनर का जो उसका सर्च है उसके लिए सबसे पोटेंशियल कैंडिडेट है इंडिया। तो ब्रेक्सिट के बाद इंडिया और यूके के रिलेशंस इंप्रूव होने के चांसेस हैं। इंडिया और यूके के बीच में कई सारे नए ट्रेड डील साइन हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हाल फिलहाल में देखा जाए तो इंडियन डायस्पोरा इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी इन्फ्लुएंशियल इन यूके पॉलिटिक्स। अगर एक एग्जांपल मैं दूं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनाक who has been appointed as finance minister by UK Prime Minister Boris Johnson. So this is one example। जैसे उनके सादिक खान का मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन वैसे बहुत सारे ऐसे और लोग हैं पाकिस्तानी मूल के लोग जो वहाँ पे काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। तो अब इंडियन मूल के लोग भी हैं जो धीरे धीरे यूके पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंशियल हो रहे हैं। इस कारण से इंडिया का पोजीशन भी यूके पॉलिटिक्स में स्ट्रेंथन होना चाहिए। और उसके अलावा ब्रेक्सिट के बाद एनीवे यूके इज लुकिंग फॉर अ न्यू पार्टनर टू कंपनसेट फॉर द लॉस। तो इन दोनों कारणों से उम्मीद की जा सकती है कि इंडिया जो कई सालों से कोशिश कर रहा है यूके के साथ अपने संबंध सुधारने के, वो अब इम्प्रूव होंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम एडिटोरियल सेगमेंट। इट इज अबाउट ऑथोरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम इन चाइना। तो इस आर्टिकल का पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो देखिए, वन ऑफ द चाइनाज टॉप टेनिस प्लेयर, ये हैं पेंग सुई जी। सी इज वन ऑफ द चाइनाज टॉप टेनिस प्लेयर। सी अक्यूज्ड वाइस प्रीमियर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जांग गाओली ऑफ सेक्सुअली असॉल्टिंग हर। तो इन्होंने जांग गाओली, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करते हैं, उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस लगाए। पेंग सुई ने सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस लगाए थ्रू अ सोशल मीडिया पोस्ट ऑन सोशल मीडिया ऑफ चाइना जिसका नाम है वीबो। तो वीबो आप मान सकते हैं चाइना का अपना फेसबुक है, वो उनका सोशल मीडिया है। क्योंकि चाइना के अंदर जो ये कन्वेंशनल सोशल मीडिया है जो दुनिया भर में फॉलो किए जाते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब नहीं चलता है। चाइना हैज़ क्रिएटेड इट्स ओन वर्जन फॉर ऑल सच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेबो पे पेंग सुई ने ये एलिगेशंस लगाए, और जब से ये एक्यूजेशन लगाए गए हैं बाय पेंग सुई, सी इज़ अनट्रेसिएबल। तब से सी हर वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन। अब ये इंसिडेंट हमारे एग्ज़ाम में तो डायरेक्टली हमसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम इस इंसिडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं इन आर आंसर राइटिंग। हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस या ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशंस के भी आंसर लिखने में। कभी भी जब हम कंपेयर कर रहे हो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड चाइना, वहाँ पे इस इंसिडेंट को हम कोट कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, अगर आपका ये ऑप्शनल है, तो आपको पता होगा कि देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिबेट बिटवीन अमर्त्य सेन एंड ली कुआन यू, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ सिंगापुर, जहाँ पे ली कुआन यू जो है वो चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम इज़ बेटर फॉर कंट्रीज़ लाइक इंडिया। स्लाइट अथॉरिटेरियन सिस्टम, जिसको सॉफ्ट अथॉरिटेरियनिज्म कहते हैं, दैट इज़ बेटर फॉर कंट्रीज़ लाइक इंडिया। क्योंकि इंडिया में अगर डेमोक्रेसी फॉलो की गई तो लोग इतने इनडिसिप्लिन्ड हैं कि फिर इट विल लीड टू फेलियर ऑफ द स्टेट, जो इंडिया में हो रहा है, और इंडिया का कभी भी डेवलपमेंट हो नहीं सकता, ऐसा ली कुआन यू कहते हैं। सो ली कुआन यू इज़ अगेंस्ट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड चाइना। जबकि वहीं अमर्त्य सेन कहते हैं कि इंडिया जैसे देश में डेमोक्रेसी का कल्चर एंशियंट टाइम से है, एंड डेमोक्रेसी हैज़ इंस्ट्रूमेंटल, एजुकेटिव एंड इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर इंडियन सोसाइटी। तो डेमोक्रेसी का पूरा सपोर्ट करते हैं अमर्त्य सेन। वहाँ पे आप इस आइडिया को लिख सकते हैं। ली कुआन यू चाइना को सुपीरियर बताते हैं, अमर्त्य सेन बताते हैं कि इंडिया ऑफ नो डाउट चाइना इकोनॉमिकली बेहतर है, लेकिन इंडिया ओवरऑल कंसेंसस से काम करता है, इसलिए ओवरऑल सोशल या कल्चरल स्टेबिलिटी इंडिया में ज़्यादा है। आप इस करंट एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। देखिए कैसे एक टॉप की प्लेयर जो सिर्फ चाइना में नहीं तो पूरे दुनिया भर में सी होल्ड नंबर 1 पोजीशन इन डबल टेनिस,
डबल्स में इनका नंबर 1 पोजीशन था। टॉप की प्लेयर ने एलिगेशन लगाया एंड नाउ शी हैज़ बिन फोर्स टू गो अंडरग्राउंड और परहैप्स हु नोज शी हैज़ बिन किल्ड और व्हाट। तो ये एलिगेशन के बाद सी हर वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन। अब आप इस पर क्लेम कर सकते हैं, आप इस पर बता सकते हैं कैसे चाइना के अंदर लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, कैसे चाइना के अंदर लोगों के पास फ्रीडम नहीं है। हो सकता है कि चाइना इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप कर गया हो, नो डाउट चाइनीज़ इकोनॉमी इज़ बिगर दैन इंडियन इकोनॉमी, बट डेवलपमेंट का बस एक डायमेंशन इकोनॉमी ही होता, एक डायमेंशन बस इकोनॉमिक नहीं होता, देयर आर अदर डायमेंशंस ऑल्सो। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विदाउट विच वी आर नॉट एबल टू रियलाइज आवर ट्रू पोटेंशियल एज ह्यूमन। तो चाइना के अंदर है ऑथोरिटेरियन सिस्टम, जबकि इंडिया के अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं डेमोक्रेसी। ऑथोरिटेरियन सिस्टम से हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में डेवलपमेंट ज़्यादा हो, फास्ट पेस पे हो, बट देयर आर सो मेनी एरियाज वेयर ह्यूमन फ्रीडम इज कर्टेल्ड। सो ऑथोरिटेरियन सिस्टम में कैसा होता है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर, लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम जो चाइना के अंदर है। पीपल डू नॉट हैव फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, उनको सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भी मीडिया है इट गिव्स यू इन्फॉर्मेशन ओनली आफ्टर गेटिंग फिल्टर्ड थ्रू अ प्रोसेस सेटअप बाय द गवर्नमेंट। तो जो इन्फॉर्मेशन सरकार चाहती है हम तक वही इन्फॉर्मेशन पहुंचता, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचता। पीपल डू नॉट हैव राइट टू चूज देयर हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। पीपल डू नॉट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है चाइना। वहीं अगर नॉर्थ कोरिया की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया को सिर्फ अथॉरिटेरियन नहीं कहेंगे, नॉर्थ कोरिया को हमें टोटलिटेरियन कहना चाहिए। देखिए अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम में कैसा होता है कि लोगों के पॉलिटिकल राइट्स कर्टेल हो जाते हैं, उनको बोलने का अधिकार अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उनके वोटिंग राइट्स ये सब छिन जाते हैं, लिमिटेड होते हैं। लेकिन जो टोटलिटेरियन स्टेट होता है उसमें सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं, सोशल, इकोनॉमिक, बाकी सारे डायमेंशंस के राइट्स भी लिमिट करती है, कर्टेल करती है सरकार। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया में तो आपने सुन रखा होगा, हाल फिलहाल में न्यूज़ निकल के आई थी कि लोग लेदर जैकेट्स तक नहीं पहन सकते, उस तरह का लेदर जैकेट जो वहाँ के किंग, वहाँ के जो भी सुप्रीम लीडर हैं वो पहनते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट। ऑफ कोर्स चाइना टोटलिटेरियन नहीं है, बट चाइना इज अथॉरिटेरियन। इट लिमिट्स पॉलिटिकल चॉइस ऑफ द पीपल, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द पीपल, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन चाइना। चाइना कई तरीके से लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लिमिट करता है। आप इस केस को वहाँ पे जिक्र कर सकते हैं कि देखिए लोगों के पास कितना लिमिटेशन उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। एक बात उन्होंने कही और उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया, पेंग सुई को। सो चाइना पुट्स अ complete control on the lives of its citizen, even on their activities on social media। देखिए ग्लोबल सोशल मीडिया ये सब हैं, याहू, लिंक्डइन, फेसबुक, टिंडर, लोग इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप, लेकिन चाइना ने सबका अपना वर्जन बना रखा है और वहाँ के लोग बस इन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ग्लोबल सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दे हैव देयर ओन वर्जन, और ये तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं इट इज़ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट कीप्स वॉच एन आई ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि कहीं चाइनीज़ सरकार के खिलाफ कहीं कोई मूवमेंट या प्रोटेस्ट तो शुरू नहीं हो रहा है। एंड इन दैट वे द चाइनीज़ गवर्नमेंट कीप्स कंप्लीट कंट्रोल ऑन पीपल ओपिनियन। ये है ऑथोरिटेरियन सिस्टम। ऑथोरिटेरियन सिस्टम का फ़ायदा ये है ऑफ कोर्स कि डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाता है और आराम से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये चाइना होता हमारा देश और या उस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होता तो जो भी पॉलिसी लेकर के आई सरकार, मान लीजिए जैसे फार्म बिल, उसको विड्रॉ नहीं करना पड़ता, सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर देती। लेकिन चाइना और इंडिया में चूँकि वी फॉलो डेमोक्रेसी, वी बिलीव इन कंसेंसस, वी बिलीव एंड रेस्पेक्ट ओपिनियन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी कम्युनिटी। दैट इज़ वाई समटाइम्स द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू बैक ट्रैक इट्स डिसीजन। सो इस केस में आपने देखा कि कैसे हमने फार्म्स बिल को विड्रॉ कर लिया हमारी सरकार ने। लेकिन अथॉरिटेरियन सिस्टम में एक फ़ायदा तो होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन हैपेंस क्विकली, और उस कारण से शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। प्रोटेस्ट एंड रिबेलियन इन द सोसाइटी, जब लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रेस्पेक्ट नहीं किए जाएंगे तो नेचुरली पीपल विल प्रोटेस्ट। आप देख रहे हैं चाइना के अंदर कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जैसे कि हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहा है, तिब्बत में, जिनजियांग में, हर जगह चाइना के अंदर ये चैलेंजेस चल रहे हैं। ए डेमोक्रेटिक सिस्टम लाइक इंडिया इज़ मच मोर पीसफुल, क्योंकि लोगों को पता होता है कि वो सरकार को बदल सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन। लेकिन चाइना में तो लोगों के पास ये ऑप्शन है ही नहीं। ऑथोरिटेरियन सिस्टम जो होती है वो एक्सप्लॉइटेटिव भी हो जाती है। देखिए बहुत बार लोगों के राइट्स को एक्सप्लॉइट करती है, लोगों के, जैसे इस केस में भी तो एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा है। और क्या हो रहा है, इनको एक तो सी वाज सेक्सुअली असॉल्टेड एज पर हर एलिगेशंस एंड देन शी डज नॉट हैव राइट टू एक्सप्रेस हर एंगोइज। तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट टर्न्स एक्सप्लॉइटेटिव ऑल्सो। आप मेंशन कर सकते हैं द एग्जाम्पल ऑफ तिएनमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट इन चाइना। तिएनमेन स्क्वायर एक पब्लिक प्लेस है चाइना में, जहाँ पे लगभग 25,000 स्टूडेंट्स
जून 1989 में इकट्ठा हो गए थे एंड दे वर डिमांडिंग सम सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इन चाइना। और चाइनीज़ जो उनकी आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसने इस पर बुलडोजर चला दिया 25,000 लोगों पे। और ये इन्फॉर्मेशन को, इस इमेज को, वो वीडियो को बाहर सोशल मीडिया में आने तक नहीं दिया। It is estimated that about 25,000 students were killed in this Tiananmen Square protest who were demanding some sort of democratic form of government। तो ये होता है अथॉरिटेरियन सिस्टम में। सो जब भी कोई बोले कि चाइना के अंदर देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल सिस्टम या अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम, तो उस केस में आपको बाकी सारे डायमेंशंस को भी याद दिलाना चाहिए कि देखिए वहाँ पे कितना एक्सप्लॉइटेशन होता है और लोगों के पॉलिटिकल राइट्स को किस तरह से कर्टेल किया जाता है। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज़ अबाउट न्यू कैलेडोनिया। ये टॉपिक जो है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कभी कभार प्लेसेज इन न्यूज़ से सवाल पूछ लिया जाता है। तो न्यू कैलेडोनिया देखिए, न्यू कैलेडोनिया इज़ अ फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी, मतलब ये छोटा सा आइलैंड है, सीरीज ऑफ आइलैंड है, लेकिन ओवरऑल दिस इज़ अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ फ्रांस। इट इज़ अबाउट 1200 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हाल फिलहाल में न्यू कैलेडोनिया इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर रेफरेंडम कराया गया था। रेफरेंडम इसलिए कराया गया था ताकि ये फैसला लिया जा सके कि क्या न्यू कैलेडोनिया के लोग फ्रांस से इंडिपेंडेंस चाहते हैं, क्या वो रिपब्लिकन बनना चाहते हैं, मतलब डू दे वांट टू गेट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस, क्या वो दे वांट टू हैव देयर ओन हेड ऑफ द स्टेट। और इसके लिए रेफरेंडम कराया गया। आई होप रेफरेंडम का आप मतलब तो जानते ही हैं। इट इज़ ए मेथड ऑफ डायरेक्ट वोट वेयर पीपल वोट ऑन ए पर्टिकुलर प्रपोजल और इशू, जो एक इम्पॉर्टेंस, पब्लिक इम्पॉर्टेंस का मामला होता है जहाँ पे सारे लोग मिल करके वोट करते हैं और मिल करके फैसला करते हैं, तो वो होता है रेफरेंडम। जैसे ब्रेक्सिट में भी ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से पुल आउट करना है कि नहीं करना है, उसके लिए ब्रिटेन के अंदर रेफरेंडम कराया गया था। ठीक वैसे ही कैलेडोनिया में रेफरेंडम कराया गया कि क्या हमें फ्रेंच टेरिटरी बने रहना है या हमें इंडिपेंडेंस लेना है। और यहाँ कैलेडोनिया के लोगों ने मिलकर के फैसला लिया कि दे वांट टू रिमेन पार्ट ऑफ फ्रांस। इस कारण से कैलेडोनिया न्यूज़ में था और इस बेसिस पे हमने आपको ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट, इट इज अबाउट प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन फॉर non-banking finance companies also. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां क्या होती हैं उनको जरा देखते हैं। ऑफ कोर्स दे आर ए कंपनी, तभी तो इनका नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। लेकिन इनका काम जो होता है मोर और लेस बैंक जैसा ही होता है, लेकिन चूंकि ये बैंक नहीं है, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, इसलिए इनको कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इनका काम मोर और लेस बैंक जैसा ही होता है। बैंक जैसा काम कैसा कि मतलब ये लोगों को लोन देते हैं, कंपनियों को लोन देते हैं और उससे फिर जो इंटरेस्ट की कमाई होती है दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ देयर प्रॉफिट। फिर भी जरा देखते हैं बैंक और एनबीएफसीज में क्या अंतर है। एनबीएफसीज लेंड एंड मेक इन्वेस्टमेंट एंड हेंस देयर एक्टिविटीज आर अकिन टू दैट ऑफ बैंक्स। तो बैंक्स के जैसा ही काम है उनका, देयर एक्टिविटीज आर अकिन टू बैंक। हाउएवर देयर आर सम डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ये टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन डिमांड डिपॉजिट, बैंक्स में तो दोनों ही डिपॉजिट होते हैं, टाइम या डिमांड डिपॉजिट, लेकिन एनबीएफसी में टाइम डिपॉजिट होता है, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट नहीं होता। उसके अलावा एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो एनबीएफसी जो है वो चेक रिलीज नहीं कर सकते हैं, जबकि बैंक चेक रिलीज करते हैं। उसके अलावा आपको एक बात और पता होगी कि बैंक्स के अंदर जो भी हम अपना पैसा जमा करते हैं, हर अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए तक का जो डिपॉजिट है वो इंश्योर्ड होता है, यानी कि अगर बैंक डूब भी गई तो वो 5 लाख रुपए तक का हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा। ये फैसिलिटी होती है बैंक्स के अंदर, लेकिन इस तरह के डिपॉजिट पे कोई इंश्योरेंस गारंटी नहीं है इफ़ वी मेक आवर डिपॉजिट इन एनबीएफसीज। ये तमाम डिफरेंसेज एनबीएफसी और बैंक के यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप एक बार इनको देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 5 लाख रुपए तक का पैसा जो है बैंक में इंश्योर्ड रहता है, लेकिन एनबीएफसी में इसका कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। एनबीएफसीज में 100% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है, लेकिन बैंक्स में बस 74% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है। और उसके अलावा बैंक्स को एसएलआर, सीआरआर ये सब नॉर्म्स मानने होते हैं, जबकि एनबीएफसीज को ये सब नॉर्म नहीं मानने होते हैं। और बैंकिंग लाइसेंस मिलता है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जबकि एनबीएफसीज को रजिस्टर किया जाता है अंडर कंपनीज एक्ट। अभी आरबीआई ने एनबीएफसीज को डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड स्ट्रक्चर 4 पार्ट में बांट रखा है। जो छोटे साइज़ के एनबीएफसीज हैं उनको कहा गया बेस लेयर, ठीक है, फिर मिडिल साइज़ के एनबीएफसीज हैं, फिर टॉप लेयर हैं, अपर लेयर है, टॉप लेयर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्नओवर, सिग्निफिकेंस टू द इकोनॉमी एंड स्केल ऑफ एक्टिविटी, एनबीएफसीज हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। ये तो बात होगी एनबीएफसीज की। अब देखते हैं करंट न्यूज़। आरबीआई ने हाल फिलहाल में प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क को रिवाइज किया है।
तो प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन क्या है, ये तो मैंने कुछ ही दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया था. इफ़ यू वांट टू नो प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन इन डिटेल, यू कैन सी आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 9 नवंबर 2021. वहाँ के इकोनॉमिक सेक्शन को आप देख सकते हैं जा करके. वहाँ पे प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन मैंने डिटेल में बताया था, बट एक बार फिर भी मैं यहाँ रिवाइज करा देता हूँ, देन इस न्यूज़ को फिर से देखेंगे. देखिए, प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन ये आरबीआई की एक नॉर्म है जिसके हिसाब से बैंक्स को कुछ कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं. जो आरबीआई कुछ स्टैंडर्ड सेट करता है, वो स्टैंडर्ड को मानना होता है बैंक्स को. स्टैंडर्ड रिगार्डिंग कैपिटल रेशियो, यानी कि कुछ एक पैसा बैंक्स को अपने पास रिजर्व में रखना होता है ताकि कुछ अगर इस तरह की इमरजेंसी रिक्वायरमेंट अराइज हो जाए तो उसमें उस कैपिटल का इस्तेमाल किया जाए. एसेट क्वालिटी, इट सिंपली मीन्स कि जो एनपीए है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. लेवरेज रेशियो सिंपली मीन्स कि जो भी लोन जो फंड बैंक्स अरेंज कर रहा है वो किन किन सोर्सेज से अरेंज कर रहा है और कितना उस पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है. तो अगर लेवरेज रेशियो कम है मतलब बैंक्स का हेल्थ अच्छा है, यानी कि उसको कम इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है. तो इन तीनों पैरामीटर पे आरबीआई बैंक्स को जज करता है, क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेट बैंक्स को रेगुलेट करने की पावर किसके पास है, आरबीआई के पास. तो इन तीनों पैरामीटर्स पे, कैपिटल रेशियोज पे, एसेट क्वालिटी पर, लेवरेज रेशियो पे आरबीआई बैंक्स को जज करता है. और अगर आरबीआई को लगता है कि बैंक्स इनमें से किसी भी पैरामीटर पे फेल हो रहा है तो उसके खिलाफ ये एक्शन ले सकता है आरबीआई, जिसका नाम है प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन. और इस प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन के अंतर्गत आरबीआई कई सारे लिमिटेशंस लगा सकता है बैंक के ऊपर कि भाई आपसे आप ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, नए ब्रांच नहीं खोल पाएंगे, अपने जो भी आप टॉप मोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी तक रोक सकता है आरबीआई. ठीक है, बैंक्स के लेंडिंग लिमिट को लिमिट कर सकता है, लेंडिंग कैपेसिटी को लिमिट कर सकता है कि आप इतने करोड़ से ज़्यादा लोन नहीं देंगे. तो प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन लगते ही बैंक के तमाम एक्टिविटीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है आरबीआई. अभी तक ये सिर्फ बैंक के लिए प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन का नॉर्म एप्लीकेबल था. करंट न्यूज़ ये है कि नाउ प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन विल बी एप्लीकेबल ऑन NBFCs ऑल्सो. So for all deposit taking NBFCs, prompt and corrective action will be taken और will be applicable. जबकि नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs में सिर्फ मिडिल और अपर लेयर वाले NBFCs, नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs में सिर्फ मिडिल और अपर लेयर वाले NBFCs में ये प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन एप्लीकेबल होगा. इफ़ यू वांट टू सी इन डिटेल, उसके अलावा एक बात और ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट ओन्ड NBFCs में प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. गवर्नमेंट ओन्ड NBFCs आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम prompt and corrective action. If you want to still understand prompt and corrective action in detail, you can log in and see our newspaper analysis of 9th November 2021 economy section in order to understand this in detail. The next article is taken from Assam segment. It is about Subhansiri Hydel project. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो सुबनसिरी रिवर के बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं. ये है सुबनसिरी रिवर. इट इज़ राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर. तिब्बत रीजन में ओरिजिनेट होता है एंड देन इट फ्लोज east and southeast through the lower Subhansiri district of Arunachal Pradesh and ultimately joins Brahmaputra river from the right hand side in the Lakhimpur district of Assam. Subhansiri is also known as Gold River by the locals क्योंकि it is known for gold dust. जब यहाँ से चलती है तो कई सारे छोटे छोटे जो गोल्ड मिनरल्स हैं उसको इरोड करते हुए चलती है. इस कारण से बहुत सारे गोल्ड जो प्लेसर डिपॉजिट्स इसको कहते हैं, छोटे छोटे गोल्ड डस्ट इसके पानी में मिले रहते हैं. इसी कारण से इसको कहा जाता है सुबनसिरी रिवर ऑफ गोल्ड. अब सुबनसिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये आर्टिकल है. सुबनसिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है ऑन द सुबनसिरी रिवर ऑन असम एंड अरुणाचल बॉर्डर. तो इस एरिया में सुबनसिरी हाइडल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है विच इज ए काइंड ऑफ ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट. ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड विथ हेल्प ऑफ कंक्रीट एंड सीमेंट. जो दूसरा तरह का डैम होता है दैट इज मेड अप ऑफ मड्स. और ये जो है जो सुबनसिरी हाइडल प्रोजेक्ट है इट इज़ ए ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट विच इज़ क्रिएटेड विथ हेल्प ऑफ कंक्रीट एंड सीमेंट एंड इट इज़ बीइंग क्रिएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल एंड असम. अब ये सुबनसिरी हाइडल प्रोजेक्ट की हिस्ट्री यहाँ बताई गई है कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े सुबनसिरी हाइडल प्रोजेक्ट को और कब ये जाकर के कंप्लीट होगा. अगर आप देखें तो सुबनसिरी हाइडल प्रोजेक्ट को 2009 तक में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ. क्यों? स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डिले हो गया स्टार्टिंग के काम को शुरू करने में. बाद में सितंबर 2013 में अभिजीत शर्मा नाम के एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एनजीटी में कंप्लेन कर दिया अगेंस्ट दिस हाइडल प्रोजेक्ट ऑन सुबनसिरी. उनका मानना था कि सुबनसिरी का फ्लो काफ़ी कम हो जाएगा आफ्टर दिस प्रोजेक्ट और इस कारण से जो आसपास का इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इस बेसिस पे इन्होंने एनजीटी में कंप्लेन कर दिया. एनजीटी ने इस मामले की सुनवाई की और तब तक इसका सारा काम रोक दिया गया.
तो 2013 में इन्होंने कंप्लेन किया और 2015 तक एनजीटी ने सारा काम रोक दिया। 2015 में लेकिन एनजीटी ने अप्रूवल दे दिया इस प्रोजेक्ट की कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस प्रोजेक्ट से कोई बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं होने वाला है। फिर अभिजीत शर्मा साहब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट एनजीटी जजमेंट। तो एक बात जो है आपको सीखने को मिल सकती है कि एनजीटी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया जा सकता है। तो अभिजीत शर्मा साहब पहुँच गए एनजीटी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, एंड ऑन इट्स जजमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी को कहा कि आप अपने फैसले को रिकंसिडर कीजिए, दोबारा इस पे सोचिए। एनजीटी ने इस फैसले पे दोबारा रिकंसिडर करते हुए कहा कि हमें नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट सुबनसिरी प्रोजेक्ट्स में कोई खतरा है, देयर इज़ नो परसेप्टिबल थ्रेट, और इस कारण से सुबनसिरी हाइडल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए आफ्टर प्रॉपर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स के कारण लगभग 6 साल का लेट हो गया। ये 2 जगह पिटीशन डालने के कारण, एनजीटी में और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने के कारण अल्टीमेटली एनजीटी का काम अल्टीमेटली सुबनसिरी हाइडल प्रोजेक्ट का काम दोबारा से स्टार्ट हुआ 15 अक्टूबर 2019 में। फिर कोरोना पैंडेमिक और लॉकडाउन के कारण ये काम फिर रुक गया, और अब पावर मिनिस्ट्री ने एक पार्लियामेंट को जवाब देते हुए कहा है कि जो सुबनसिरी हाइडल प्रोजेक्ट है इट विल बी कंप्लीटेड बाय अगस्त 2023। तो मुद्दा ये है कि सुबनसिरी हाइडल प्रोजेक्ट लगभग 15 साल डिले हो चुका है। इट इज़ फेसिंग अ ओवरऑल टाइम रन ऑफ 156 मंथ्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर क्लॉकवाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नियर नॉर्थ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया नोन एज हरिकेन्स। बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। Which of the following statements are true about tornadoes? They are formed on the land unlike cyclones. Absolutely correct. The US is most impacted country. Absolutely correct. So the correct answer is option C. A part scheme, it aims to uplift agriculture sector of Assam. Absolutely correct. It is financed by World Bank, not Asian Development Bank. So the correct answer is option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.